बहुत ही अहम चर्चा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए सेक्टोरल या थीमेटिक एक्सपोजर लेने में दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास सेक्टर फंड्स भी हैं और अगर आप फ़िलहाल मुनाफे में नहीं है या अपने पोर्टफोलियो में ऐसा निवेश करना चाहते हैं तो ज़रा रुक जाइए। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे सेक्टोरली और थीमेटिक फंड्स को टैक्टिकली खेलना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो भी बहुत लोगों का होता है। अब ऑलरेडी अगर आपने कोई स्टॉक ऐसा खरीद रखा है जिसका स्पेसिफिक सेक्टर का दबदबा आपके फंड में ऑलरेडी है, तब डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस है, जो उसके फ़ायदे का पर्पस है, क्या वो पूरा होता है या नहीं होता है। मुनाफा ज़्यादा हो इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स को और फंड्स को पोर्टफोलियो में जमा करके क्या आप वाकई किसी दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, या आपके पैसे व्यर्थ ही बर्बाद हो रहे हैं। इस पर बात करते हैं। नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्टम, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष चंद्रा, म्यूचुअल फंड हेड IIFL कैपिटल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो पीयूष, पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपके पास कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक्स होना और आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर होना किसी फंड के जरिए या किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या किसी डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए, कितनी समानताएं हैं इसमें या कितनी अलग अलग बात हैं ये दोनों? थैंक यू कविता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्टर एक्सपोजर होना अपने पोर्टफोलियो में। पहले तो हम समझते हैं कि सेक्टर एक्सपोजर है क्या है। इसका मतलब है विभिन्न सेक्टरों में अपने पोर्टफोलियो का निवेश करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे हम अपना रिस्क बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक सेक्टर में डाउन टर्न आता है तो आपके पोर्टफोलियो पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड हैं किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में। जहां तक सेक्टर एक्सपोजर की बात है, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर आपने उस सेक्टर में किसी भी स्टॉक में ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन बिगड़ सकता है, जिसके कारण आपका ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ने के कारण आपका जो रिटर्न है उस पर इम्पैक्ट आ सकते हैं। और कभी कभी ये बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई टैक्टिकल पोजीशन ली है किसी सेक्टर में, तो एक इन्वेस्टर डिफरेंट मार्केट साइकिल के अनुसार पोजीशंस चेंज कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव रिटर्न का इम्पैक्ट ला सकता है। और अपनी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी मैनेज की जा सकती है सेक्टर एक्सपोजर लेकर के। एक नेटशेल में अगर हम समझना चाहें, सेक्टर एक्सपोजर एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। नीरव, अमूमन किस किस सेक्टर या थीम बेस्ड फंड्स उपलब्ध हैं, जरा ये बताइएगा। और कैसा प्रदर्शन पिछले एक साल में, किसका बेहतर, किसका फिसड्डी? तो कविता जी, कई प्रकार के सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स अवेलेबल होता है मार्केट में, और ज्यादातर जो फंड्स है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स के तरफ इंक्लाइंड है, जिसमें ज्यादातर फंड हाउसेस अपनी अपनी ऑफरिंग्स पेश कर रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है और काफी फंड हाउसेस ये ऑफर कर रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, IT, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और कई तरह के थीमेटिक फंड्स भी उपलब्ध है। तो पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो जो फार्मा ओरिएंटेड फंड्स है उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। पिछले एक साल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी के काफी फंड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन स्थापित किया है। फार्मा जो फंड्स है उनके हित में एक चीज बखूबी प्ले आउट करी है, वो है कि जो फंड मैनेजर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स फार्मा से आगे बढ़ते हुए हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कंपनीज में भी निवेश कर रहे हैं। तो इस फार्मास्यूटिकल्स के सेगमेंट से हटकर जो हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक बिजनेसेस है उनमें हमने काफी चढ़ाव देखी है, और वो सारा जो परफॉर्मेंस है वो पोर्टफोलियोज में रिफ्लेक्ट कर रही है सेक्टोरल पोर्टफोलियोज में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो कई पोर्टफोलियो है, एक तो है ही ये चीज कि प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छा प्रदर्शन देने लगे हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, नॉन लेंडिंग कंपनीज, जैसे कि कैपिटल मार्केट प्लेस हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस बिजनेसेस है, इनके स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया और इसके कारण ये जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छी तरह से हमें दिखाई पड़ रही है पिछले 1 साल में। लेकिन जो लॉन्गर टर्म स्टोरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़े पीछे रह चुके हैं। हो सकता है इसमें से काफी जो लैग है, इसका कारण हो सकता है कि सेक्टर रोटेशन हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, क्योंकि ये वही सेक्टर्स है जो आज से 1.5-2 साल पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है। ऑलराइट, लेकिन देखिए पीयूष, एक और ये बात होती है कि जिन भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बीएफआई एज ए स्पेस, अगर आप देखें तो आपको एक नॉर्मल लार्ज कैप में भी इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में ही अपना कोई सेक्टोरल पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूँ या एक्सपोजर चाहती हूँ, कैसे बचूँ इस तरह के ओवर डिवर्सिफिकेशन वाले केस से? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कविता। पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है निवेशक के लिए। पहला है उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल, क्योंकि जब भी हम सेक्टर या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो हम इनको रिस्की फंड्स की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है उसका इन्वेस्टमेंट गोल, जो आपने पैसे निवेश किए हैं आपने किस किस गोल के अंतर्गत किए हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन, आपका टाइम होराइजन क्या है आपने निवेश के लिए, क्योंकि सेक्टर फंड्स में अमूमन देखा गया है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाते हैं या कभी बहुत बहुत समय तक पैसे नहीं बन पाते। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन। सो जनरली अगर हम बात करें तो आपको अपना पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ध्यान में रख करके ही सेक्टर फंड्स में एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी एक सेक्टर में या एक थीम में ज्यादा निवेश है तो अगर उस थीम ने परफॉर्म किया तब तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न आएंगे। अगर अगर खुदा ना खास्ता उस पोर्टफोलियो ने या उस थीम ने परफॉर्म नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, अगर सेक्टर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आ सकता है। और जैसे कि नीरव हम देख भी रहे हैं पिछले 1 साल का रिटर्न लगातार हम फंड्स का फ्लैश भी कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कई बार ऐसे होता है कि जो फंड्स, जो सेक्टर्स और थीम्स चल रही होती हैं नीरव, उसको भर भर के दर्शक जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, जगह भी दे देते हैं। अब इस सिनेरियो में होता ये है कि जब तक फंड चले चले, जब नहीं चले तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से उन फंड्स को निकाल दिया। अब इस तरह की एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में। नीरव, इस पर क्या सलाह होगी और कैसे इसको टाइम किया जाए फिर अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, ये एक बहुत ही आम चीज है जो हम भी ऑब्जर्व करता है। तो ये एक बिहेवियरल बायस के कारण होता है, जो कि हाइंडसाइट बायस होता है, कि जब भी इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तब वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद उसमें एंट्री लेता है। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो परफॉर्मेंस आ चुकी है और सेक्टर्स जो है वो काफी सिक्लिकल होती है। अब सिक्लिकल का अर्थ ये है कि जब चढ़ाव होगा तब उतरेगा भी परफॉर्मेंस, और काफी स्टीप इनका चढ़ाव और उतार का जो डायरेक्शन होता है वो काफी स्टीप होता है, और साथ ही साथ काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये होता रहता है। तो वोलेटिलिटी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है। तो यदि आपकी परफॉर्मेंस आ चुकी है तो द प्रोबेबिलिटी, द ऑड्स आर दैट कि आप वेरी क्लोज टू द पीक पर एंट्री कर रहे हैं। तो ये समझने की 2 खास ऐसे फैसेट्स है जब भी एक सेक्टोरल परफॉर्मेंस की साइकिल आप देखते हैं, और वो होता है कि जब भी साइकिल चढ़ता है या उतरता है, एक 2 में से एक कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरली बदला गया है। उसमें वो सेक्टर में अचानक से बहुत तेजी आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई है। वो सेक्टर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ चुकी है, या ग्लोबल मैक्रोज वो सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मैक्रोज। तो ये होती है एक स्ट्रक्चरल वजह। डिक्लाइन की एक स्ट्रक्चरल वजह हो सकती है कि यही सारी बातें हैं जो इनके खिलाफ काम कर रही हो। तो जब भी एक स्ट्रक्चरल साइकिल क्रिएट किया जाता है तभी आप इसे नजदीक से देख सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जब भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है तभी ये
जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स है वो प्राइस इन हो चुकी होती है। तो जब भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, मोमेंटम बढ़ जाता है, तभी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, धीरे धीरे एलोकेट करना है ऐसे सेक्टर्स में। और जब भी स्ट्रक्चरली डिक्लाइन हो रहा है किसी मैक्रो इकोनॉमिक रीजन के वजह से, या तो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का, तो या तो सेक्टोरल हेडविंड्स के वजह से, तो आपको इससे दूरी रखनी है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये बहुत ही टैक्टिकल सिक्लिकलिटी हम देख रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये सेक्टर में से रोटेशन बाहर जा रहा हो, या फिर इस सेक्टर के फेवर में इनफ्लोज आ रहे हो फंड्स के। हो सकता है कि एक अनएक्सप्लेन्ड इनफ्लोज, जब भी हम इनफ्लोज की बात करते हैं, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा हो सकता है कि स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बिल्ड कर रहा हो, अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ रही है बट सेक्टर में कोई खास चढ़ाव नहीं दिख रहा है, न्यूज़ फ्लो के कारण काफ़ी बढ़ रहा हो। अब जैसे हमने हाल ही में काफ़ी ऐसा सेक्टर्स देखे जो न्यूज़ फ्लो के कारण काफ़ी इन्वेस्टर इंटरेस्ट गार्नर कर रही है। तो यहाँ पर आपको सावधान होकर कदम रखना है। ऐसे जभी भी टैक्टिकल सिचुएशंस डेवलप होते हैं, तभी डिक्लाइन्स भी बहुत जल्द आते हैं, और वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो जो खास करके अगर मैं एक सिंपल एक गाइडेंस देना चाहूँ सेक्टरल एंट्री के लिए, तो वो ये होनी चाहिए कि जब भी आपको ये नजर पड़े कि कोई सेक्टर है जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर डिफिकल्टी फेस कर रही है, चाहे सेक्टर रोटेशन के कारण हो, चाहे प्रॉफिट टेकिंग के कारण हो, बट टैक्टिकल रीजंस के वजह से वो एक डाउनटर्न विटनेस कर रही है, पर इसकी लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंटैक्ट है, इसकी आउटलुक जो है पॉजिटिव है, ये केवल बाजार के मूवमेंट के वजह से डिक्लाइन हो रही है, तभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है बढ़ जाती है। तो जब भी आप सेक्टोरल को अप्रोच करें, इस नजरिए के द्वारा अप्रोच करें, चांसेस आर आपको अच्छे सेक्टोरल प्लेस मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, बहुत ज़रूरी है इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि पोर्टफोलियो को बनाया इसीलिए जाता है ताकि आप मुनाफा कमा सकें, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मकसद जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का होता है वो है आपको स्थिरता देना और आपके पैसों को, आपके पैसे आपको कमा कर दे इसके मौके देना। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक सधी हुई रणनीति, सोची समझी रणनीति। मेरे ख्याल से मेरा समय भी अब समाप्त हुआ है इस पूरी पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया और बहुत विस्तार से और बारीकी से इस पूरे मुद्दे पे चर्चा की है।